हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर एक चीज़ पूछनी थी। जी बोलिए। आपने इतना ड्रामेटिकली पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया असेसमेंट्स का। यार, उसकी वजूहत ये हैं कि हालात जो है वो नॉर्मल नहीं हैं। ओके। और आपके डायरेक्टर साहब जो हैं वो पूरा प्लान बना के बैठे हुए थे कि जी फिजिकल एग्जाम होंगे। बट लेटली द नंबर ऑफ केसेस हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग अगेन। यस तो सर। पिछले हफ्ते हमें एक ईमेल आया जिसमें हमें कहा गया कि बताएं आप एग्ज़ाम ऑनलाइन लेंगे या फिजिकल लेंगे। तो मैं तो फिजिकल एग्ज़ाम लेने के हाथ में बिल्कुल नहीं हूँ। ओके। पिछले सेमेस्टर भी हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम किया था। एक मिड टर्म लिया था, एक फाइनल लिया था, और असाइनमेंट का क्विज़ेस जो हैं छोटे छोटे चलते रहे थे। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड देयर लर्निंग लेवल एज नॉर्मल। जैसे कि मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता था, तो जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे पहले मिलता था वैसे ही रिस्पॉन्स मुझे मिला। तो आई डोंट फील लाइक पुटिंग माई हेल्थ into any kind of pressure and danger. And your health also is a concern for me. तो मैं इसलिए जब हमसे कहा गया तो हमने बता दिया कि हम तो ऑनलाइन लेंगे। और फिर मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है उसको हैवी कर दिया, या क्विज़ेस और असाइनमेंट्स को कम कर दिया, और एक मिड टर्म और एक फाइनल लूँगा, 40-40 नंबर के दोनों। तो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि फर्स्ट थिंग कि learning is effective, and that will ultimately reflect in the exam, whether it is online or physical. So that's it. That's the reason that I had to change the structure. And पूरे assignments के साथ प्रॉब्लम ये है कि 80 plus in Cal 2 and 70 plus in linear algebra. If I conduct say 5-7 quizzes, checking of those quizzes online, that means on computers, and assignments, it's very time consuming. So मैंने उसका वेट कम कर दिया। मिड टर्म 150 मिड टर्म चेक करना भी एक बड़ा काम है, 150 एग्जाम फाइनल एग्जाम चेक करना भी एक बड़ा काम है। बट डूइंग इट 2 times the semester is easier for me, and that's the reason. I hope that gives you a satisfactory answer. Let me start. हमने last time बिल्कुल सर, थैंक यू। जी बेटा, ओके। लास्ट टाइम मैंने वेक्टर स्पेस डिस्कस करना शुरू किए थे, और उससे पहले मैंने चाहा था कि कुछ बेसिक आइडियाज इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें हम ये सीखते हैं कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उस तरह से मैंने स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, एंड देन कुछ फाइल का प्रॉब्लम आ रहा था, तो आई स्विच ओवर एंड वेंट टू वेक्टर स्पेसेस डायरेक्टली। लेकिन बहुत सारे वेक्टर स्पेसेस की चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, या आपकी विजुअलाइजेशन ज़्यादा बेहतर होगी इफ यू गो थ्रू दीज इन इस जो फाइल है विद द हेडिंग some basic ideas in abstract algebra, that is for development of vision, and that is not part of the syllabus in the sense कि मैं आपका इम्तिहान लूँगा इन टॉपिक्स पे। So let us go through this quickly. बाइनरी ऑपरेशन के टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, और आमतौर पे हमारे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होते हैं। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन इन जनरल जो है वो किसी भी सेट में अगर हम ऑब्जेक्ट्स को किसी भी तरह कंबाइन करके सेट के ही ऑब्जेक्ट हासिल करें,
तो हम उस प्रोसेस को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली हम एक सेट देते हैं नॉन एम्प्टी जिसका एस क्रॉस एस बनाते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। पेयर में हर एलिमेंट जो है वो सेट का ही है। बाइनरी ऑपरेशन को हम जनरल नोटेशन स्टैटिस्टिक्स लेते हैं और हम कहते हैं कि एक फंक्शन है फ्रॉम एस क्रॉस एस इंटू एस, यानी एक पेयर लेंगे हम एक्स वाई, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा इसी सेट का। तो यू नो दैट एक्स प्लस वाई, अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं तो रिजल्ट विल बी रियल नंबर, इंटीजर्स हैं तो रिजल्ट विल बी इंटीजर। हमारी फंक्शनल नोटेशन बाइनरी ऑपरेशन की ये है कि हम बाइनरी ऑपरेशन एक पेयर पर लगाते हैं तो एक एलिमेंट मिलता है, लेकिन हमारी यूजुअल नोटेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन का इस्तेमाल करने की वो है एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू जी, like x plus y is equal to z or x minus y is equal to z, etc. So we have some usual binary operations: addition, multiplication, division, etc. There can be other binary operations that we can construct. But even with the usual binary operations, not every binary operation may be defined in every set. What's the meaning of that? For example, addition is defined in natural numbers, integers, rationals, irrationals, real numbers. In what sense? कि अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूँ तो नेचुरल नंबर ही आता है, दो इंटीजर्स को ऐड करता हूँ तो इंटीजर ही आता है, दो रैशनल्स को ऐड करता हूँ तो यार रैशनल ही आता है, एटसेट्रा। सो वी नोट दैट हमारा एक यूजुअल सा बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में डिफाइन नहीं है, क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट ले लूँ, फॉर एग्जांपल 4 and 7, तो 4 minus 7 जो है that comes out to be -3, which is not a natural number, that is not a set of not in the set of positive integers. So subtraction in that sense is not defined in the set of natural number, but defined in other sets, that is integer, rationals, irrationals, or real numbers. So हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक बाइनरी ऑपरेशन हम दो नंबर्स पे लगाएं और रिजल्ट जो है सेट के अंदर ना आए, तो हम कहते हैं कि ये सेट क्लोज नहीं है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स में डिवीजन जो है वो क्लोज नहीं है। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर आए, लेकिन अगर मैं किसी इंटीजर को किसी इंटीजर में ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। So set of integers is closed under addition and multiplication, but not under division. Yes, somebody was asking something. Okay, the first mathematical structure that we look into is that कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन ये नोटेशन इस्तेमाल होती है स्ट्रक्चर के लिए। ब्रैकेट्स के अंदर सेट का नाम और बाइनरी ऑपरेशन का नाम। अगर किसी सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है तो हम कहते हैं कि ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत प्रोवाइड है। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर? इस सेट में किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करें आपस में तो रिजल्ट जो है उसी सेट में आए, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो सेट एक्स इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। But if apart from closure property, we also have associative property. That means x star bracket y star z bracket close is same as x star y in bracket star z. तो हम कहते हैं स्टार एसोसिएटिव है। और अब ये स्ट्रक्चर सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ इस स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप कहते हैं। If we add two more property or under a binary operation, किसी सेट में apart from closure property and semi group का मतलब है closure property और associative property है। अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी है सेट में, ऐसा एलिमेंट कि किसी एलिमेंट ऑफ द सेट को यानी x को e पे ऑपरेट करें और या e को x पे ऑपरेट करें, रिजल्ट x ही आए, तो उसको हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। और अगर सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट सेट के अंदर मिले सो दैट एक्स और एक्स प्राइम को ऑपरेट करें या एक्स प्राइम और एक्स को ऑपरेट करें,
तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, इसको हम इनवर्स लॉ कहते हैं. You remember that identity element with respect to addition is 0 and additive inverses are negatives of the numbers. Similarly, under multiplication, identity element is 1. X into 1 and 1 into x is x. And under multiplication, the inverses are 1 upon x for every, say, real number, but not for 0. So 0 का inverse नहीं है. So 4 properties: closure property, associative property, identity law and inverse law. अगर ये 4 properties हों तो फिर अब ये structure जो है इसको group कहा जाता है. अगर ये binary operation commutative भी है, like x plus y is equal to y plus x, या x into y is y into x, but x minus y is not y minus x. तो अगर commutative property hold करती है किसी set G में under some binary operation star, तो अगर ये पहले से ग्रुप है और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी भी है, यानी 5वीं प्रॉपर्टी आ गई, तो अब हम इसको अबेलियन ग्रुप या कम्युलेटिव ग्रुप कहते हैं. So up to here, that means up to these 5 properties: closure property, associative property, identity law, inverse law and commutative property. अगर किसी सेट में ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन, तो हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं इसको. इससे आगे अगर बढ़ें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई सेट होगा और उसके अलावा 2 ऑपरेशन होंगे. यानी बिफोर दिस वी हैव कंसीडर्ड 1 सेट एंड 1 ऑपरेशन एंड सम प्रॉपर्टीज लाइक क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ एंड कम्युलेटिव प्रॉपर्टी. लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर जो है उसमें हम एक सेट लेते हैं नॉन एम्प्टी और 2 बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं. इन बाइनरी ऑपरेशन की नेचर कुछ भी हो, हम इन्हें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. ये यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं, बट पहला ऑपरेशन जो एडिशन कहलाता है और दूसरा ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, इसके तहत अगर सेट आर जो है अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप है, यानी अंडर एडिशन पहले ऑपरेशन के तहत 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, और उसके अलावा जिस हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी अंडर सेकेंड ऑपरेशन सेट जो है वो सेमी ग्रुप है. एंड फाइनली अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, so these 3 additional properties, 5 properties under first operation and these 3 properties under second operation. तो हम फिर इस स्ट्रक्चर को with respect to the 2 binary operations रिंग कहते हैं. और रिंग थ्योरी एक पूरी फील्ड ऑफ स्टडी है. ग्रुप थ्योरी एक एंटायर फील्ड ऑफ स्टडी है इन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा एंड प्योर मैथमेटिक्स. इसी तरह रिंग थ्योरी जो है ये भी एक कंप्लीट एरिया ऑफ स्टडी है, एरिया ऑफ रिसर्च है इन प्योर मैथमेटिक्स. तो रिंग जो है दैट इज अ सेट टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशन. मैंने एग्जाम्पल का खाना छोड़ दिया है क्योंकि मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ. sometime I may discuss examples in some extra time or whenever I feel like. इससे आगे बढ़ते हैं तो अगला स्ट्रक्चर आता है फील्ड का. और मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ, और वो एग्जाम्पल हमारी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब ये है कि अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, यानी एबेलियन ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर्स. और सेट ऑफ रियल नंबर्स में 0 निकाल दिया जाए तो बाकी पूरा सेट जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. ये 0 को इसलिए निकाला गया है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर का इन्वर्स 0 का इन्वर्स नहीं होता. तो इन्वर्स लॉ रिटेन करने के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन हम सेट ऑफ रियल नंबर में 0 निकालते हैं. अब हम कहते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर द 2 यूजुअल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ फील्ड इफ under addition
अंडर एडिशन हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, यानी 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर, एडिशन इज एसोसिएटिव इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में अंडर एडिशन आइडेंटिटी में एलिमेंट जो है वो 0 है, हर रियल नंबर का एक नेगेटिव भी है जिसकी वजह से रियल नंबर को उसके नेगेटिव में ऐड करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट में 0 आता है, एंड इन एडिशन इज आल्सो कम्यूटेटिव इन रियल नंबर्स। सो ये 5 प्रॉपर्टीज जो है मेक सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एन एबिलियन ग्रुप। उसके बाद 5 प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, associative property, multiplicative identity is one, inverses are there, और मैं यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखना भूल गया हूँ कि x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दैट इज द 5th प्रॉपर्टी। तो जब हम इन्वर्सेस लिख रहे हैं तो इन्वर्स लिखते हुए हम खासतौर पर बता रहे हैं कि सारे रियल नंबर्स के लिए इन्वर्स है सिवाय x इज इक्वल टू 0 के, सो दैट कि x को x इन्वर्स यानी 1/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाता है। And then the distributive laws are also there. So with all these properties, field hai. The word field has a special meaning which is linked to our common life. हम आमतौर पे word field इस्तेमाल करते हैं in the sense field of study, field of interest, field of a sport. क्रिकेट की फील्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर है, फुटबॉल की फील्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कैरम बोर्ड भी एक फील्ड है, उसका भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एंड वी नोट दैट स्पोर्ट फील्ड्स के बारे में खासतौर पे कि इसके फिजिकल बाउंड्री होती है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की फिजिकल बाउंड्री क्या है? ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -∞ to ∞। क्रिकेट फील्ड की एक बाउंड्री होती है, फुटबॉल फील्ड की बाउंड्री होती है, एंड देन देयर आर रूल्स एसोसिएटेड विद एवरी स्पोर्ट। क्रिकेट के अपने रूल्स हैं, दीज आर रूल्स फॉर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो क्रिकेट के अपने रूल्स हैं, फुटबॉल के अपने रूल्स हैं, टेबल टेनिस के अपने रूल्स हैं, एटसेट्रा। तो ये फील्ड जो है मैं कहता हूँ कि रियल नंबर्स की फील्ड अगर हमें अवेलेबल ना होती तो जो मैथमेटिक्स एज अ स्पोर्ट और एज अ गेम हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई वांट सॉल्यूशन टू 2x + 3 = 1, ये अलजेब्रा आप कर चुके हैं। ये क्यों मुमकिन है? इसलिए मुमकिन है कि 3 का एडिटिव इनवर्स आपके पास है, इनवर्स लॉ। तो जिसकी वजह से आप दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनफैक्ट -3 ऐड करते हैं, और एसोसिएटिव लॉ हमें इजाजत देता है कि इसको हम यूं लिखते हैं 3 - 3, और 3 - 3 3 और -3 जो है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ आइडेंटिटी प्रोड्यूस होता है। और आइडेंटिटी किसी भी नंबर में ऐड करें आप तो आपको रिजल्ट वही नंबर मिलता है। So these are the laws under which we have been playing with the game of mathematics, and multiplicative inverse आपके पास है, जिसकी वजह से आप 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट -1 आते हैं। तो इतनी सिंपल इक्वेशन जो है वो इन तमाम रूल्स के अवेलेबिलिटी के बगैर सॉल्व करना नामुमकिन है। So these are the properties that a field should satisfy, and I can do all what I've been doing with real numbers throughout my life. Note that any non-empty set F that satisfy these axioms of field with respect to 2 binary operations is called a field. So field जो है वो सिर्फ रियल नंबर्स की नहीं है, और भी फील्ड्स होती हैं that are studied in pure mathematics, abstract algebra। और आप में से अगर कोई EM का स्टूडेंट है और अगले सेमेस्टर में या उसके बाद abstract algebra पढ़ेगा तो वो इन चीज़ों की जो मैंने
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के नाम पे 2-4 चीज़ें डिस्कस की हैं, इनकी तफसीलात में जाएगा। लॉट्स ऑफ थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज एंड ब्ला ब्ला काइंड ऑफ थिंग्स। वन थिंग इम्पॉर्टेंट, फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं हम इनको आमतौर पर स्केलर्स कहते हैं। सो इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स हैं वो स्केलर्स हैं। वर्ड स्केलर जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्केल, स्केल दैट मीन्स टू measure something. So we use real numbers to measure distances from 0. 5.3 means a number at a distance of 5.3 from the central number or origin. Positive है तो right side पे और negative है तो left side. So this is what I want to discuss before going into the study of general linear general vector spaces. Can you see on your screen general vector spaces heading? Yes, sir. Okay. So I discussed this definition of vector spaces. कि अब वेक्टर स्पेस एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं. We started with one set, one operation, some property. Then we went on to study one set with two operations with some properties. Now we are having a mathematical structure जिसमें के दो सेट्स हैं. इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे दो सेट चाहिए. एक सेट V दायरे नॉन एम्प्टी होना चाहिए जिसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं, एंड अनदर सेट F जिसके एलिमेंट्स को हम, जो कि फील्ड है, उसके एलिमेंट को स्केलर्स कहते हैं. So, सबसे पहले तो दो सेट होने चाहिए, एक सेट ऑफ वेक्टर्स और एक सेट ऑफ स्केलर्स, विदाउट विच आई कैन नॉट मेक अ वेक्टर स्पेस. उसके बाद अगली चीज जो है, next thing is and first you have two sets, then you have to have two operations. These operations are special operations. First is called vector addition. मेरे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि वेक्टर्स को ऐड करूँ तो वेक्टर ही बने. और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. Scalar multiplication cannot be defined without the availability of scalars, or scalars come from the field. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कि मैं एक इस फील्ड का एलिमेंट और एक वेक्टर्स का एलिमेंट, इन दोनों को मिक्स करूं विद व्हाट आई कॉल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्ट जो है वो वेक्टर आए. तो ये सेकंड चीज हो गई. पिक्टोरियली मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि वेक्टर के सेट में से दो वेक्टर्स लूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो रिजल्ट जो है वेक्टर्स में आए. सेट ऑफ वेक्टर्स में से एक वेक्टर लिया और फील्ड में से एक एलिमेंट लिया, इन दोनों को मिक्स किया है यूजिंग दी स्केलर मल्टीप्लिकेशन. कैसे होगी वील सी, बट द रिजल्ट इज अ वेक्टर, सो दिस गोज इनटू दिस सेट. So once we have defined, we have two sets, one set of vector, one set of scalars. Then there is an operation that mixes up vectors to make new vectors called vector addition, and a mixture operation that mixes scalars and vectors to make scalar multiples of vectors. We go on to explore that what axioms after selecting two sets, a set of vector, a set of scalar, defining two operations, vector addition and scalar multiplication. वेक्टर एडिशन को मैं अक्सर और बेशतर VA लिखूंगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अक्सर मैं SM लिखूंगा. Once this structure that contains two sets V and F and operations of vector addition and two binary operations, field के दो binary operations हैं आपके पास, addition and multiplication. We say that V is a vector space over the field F if the following axioms are satisfied. पहला एक्सियम इज द सेम एज कि दो वेक्टर्स को ऐड करें, हमारे पास एडिशन का एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे वेक्टर्स को ऐड करें तो रिजल्ट वेक्टर ही बने. एडिशन ऑफ वेक्टर्स शुड बी एसोसिएटिव. देयर शुड बी अ जीरो वेक्टर सच दैट किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करें तो रिजल्ट वही वेक्टर आए. फिर आपके पास हर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर भी होना चाहिए.
So closure property, associative property, identity law, and inverse law. So under with cumulative property के vectors u plus v is equal to vector v plus u. So set of vectors under vector addition becomes an abelian group क्योंकि 5 property satisfy कर रहा है: closure, associative, identity law, inverse law, and cumulative property. मगर ये एडिशन जो है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ये नॉर्मल एडिशन नहीं है. Then we consider elements of field, one element of field and one element of vectors. Scalar multiple जो है that will be a vector. एक स्केलर को दो वेक्टर्स के सम से मल्टीप्लाई करें. So scalar multiplication has this kind of a property which looks like distributive property. Scalar multiplication is distributive over vector addition. In this property, where we have two scalars and one vector, तो scalars को ऐड करके वेक्टर से scalar multiple लें, तो scalar multiplication is also distributive over vector addition. लेकिन यहाँ मैंने आपको एक खास चीज़ नोट कराई कि यहाँ स्केलर जब ऐड कर रहे हैं आप, तो ये एडिशन ऑफ स्केलर्स फील्ड से आ रही है, लाइक रियल नंबर्स की एडिशन. जबकि राइट साइड पे जो एडिशन है ये दो वेक्टर्स हैं, तो ये एडिशन वेक्टर्स की एडिशन है ना. अगर मेरे पास दो स्केलर है और एक वेक्टर है, पहले मैं स्केलर मल्टीपल लूँ बीटा यू, और फिर उसका स्केलर मल्टीपल जो कि एक वेक्टर होगा, बीटा यू विल बी एक वेक्टर, और फिर इसका स्केलर मल्टीपल लूँ अल्फा से. सो द रिजल्ट विल बी सेम एज कि मैं पहले अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर वेक्टर यू से मल्टीप्लाई करूँ. तो हमारे पास यहाँ दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन है फील्ड वाली, क्योंकि अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट्स है ना, तो दे विल बी मल्टीप्लाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फील्ड, and then scalar multiplication will be done. Last is, as I mentioned earlier, कि बड़ी interesting property है कि फील्ड में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको अगर आप किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वही वेक्टर आना चाहिए. Now अंडर वेक्टर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो वेक्टर है. दिस लास्ट प्रॉपर्टी इज नॉट लाइक दैट. ये फील्ड से वन ले रही है और वेक्टर से एक वेक्टर ले रहे हैं, तो स्केलर मल्टीपल ऑफ द वेक्टर विद multiplicative identity of the field will give you the same vector u. And then let us consider some examples in more detail. हम पहले वेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं और वेक्टर्स जो हैं हम आर स्क्वायर के एलिमेंट्स को ले रहे हैं, फील्ड ले रहे हैं, दैट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स एंड अ सेट ऑफ स्केलर्स. First step, number 1. Number 2, selection of vector addition and scalar multiplication. So वेक्टर एडिशन जिसको पहले सिंबॉलिकली लिखा था हमने, अब हम उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे. ऑर्डर्ड पेयर एडिशन जो हम जानते हैं पहले से, इसको हम यूजुअल एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में. तो हम यूजुअल वेक्टर एडिशन ले रहे हैं फॉर दिस एग्जाम्पल. इसी तरह स्केलर मल्टीपल, किसी ऑर्डर्ड पेयर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स, selection of a set of scalars. Then second part, defining a vector addition and a scalar multiplication. जब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गई, ए वेक्टर एडिशन है, बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, देन वी स्टार्ट लुकिंग एट द इंडिविजुअल एक्सियम्स. V1 ये था कि अगर u और v को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स में आएगा. एंड वी नो दैट एडिशन ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स produces an ordered pair, and that means this is still the element of the vectors, set of vectors we have considered
और ये हमने वेक्टर एडिशन को इस्तेमाल किया, लिहाजा पहला एक्सियम वेरीफाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, यानी तीन ऑर्डर पेयर हैं, x1y1, x2y2, x3y2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम पहले एडिशन b और u की करें और उसके बाद u b और w की करें और उसके बाद u मिक्स करें, या पहले u और v को ऐड करें उसके बाद w से ऐड करें। तो ये हम वेरीफाई कैसे कर रहे हैं? आपको बहुत ट्रिवियल लगेगा, लेकिन बी केयरफुल। u इज x1y1, b इज x2y2, w इज x3y2। ये एडिशन चूंकि मैं a में डिफाइन कर चुका हूँ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एडेड टू फर्स्ट एलिमेंट, सो x2 plus x3, सेकेंड एडेड टू सेकेंड, y2 plus y2। तो u एंड w ऐड करके हमें एक ऑर्डर पेयर मिल गया, एंड देन दिस ऑर्डर पेयर एडेड टू दिस, तो x1 plus first element of the second order pair, comma y1 plus second element of the second order pair. I keep these brackets because ये second order pair का पहला element है, ये second order pair का दूसरा element है, and I see that here I need something to change brackets. अब ये real numbers हैं, रियल नंबर्स में ये ब्रैकेट चेंज करना इसलिए अवेलेबल है कि एडिशन इन रियल नंबर्स इज एसोसिएटिव। तो अगर फील्ड की प्रॉपर्टी ना हो तो हम ये स्विच ओवर ऑफ ब्रैकेट नहीं कर सकते। वंस वी हैव स्विच्ड ओवर द ब्रैकेट यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स और फील्ड, अब हम देख रहे हैं कि दिस इज लाइक सम ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसका पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो ये पहला ऑर्डर पेयर बन गया और दूसरा ऑर्डर पेयर x3y। तो यूजिंग वेक्टर एडिशन बैकवर्ड, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर जो है दिस इज सम ऑफ टू ऑर्डर पेयर, तो इनको अलग कर लिया अगेन यूजिंग वेक्टर एडिशन बैकवर्ड। और अब ये u है और ये v है जिनकी एडिशन पहले हो रही है, और ये w है, so the associative property is verified. In the same way, थर्ड एक्सियम कहता है कि हमारे पास एक जीरो वेक्टर होना चाहिए और आर स्क्वायर का जीरो वेक्टर है 0 0। उसको मैं किसी भी ऑर्डर पेयर से किसी भी ऑर्डर पेयर्स में ऐड करूं तो 0 + x 0 + y आएगा। ये रियल नंबर्स हैं, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है आर के अंदर, लिहाजा 0 + x इज x। तो अगर फील्ड की प्रॉपर्टीज अवेलेबल ना हो तो मैं ये काम नहीं कर सकता। 0 + y is y. So vector 0 added to vector u is equal to vector u. From the other side, x + 0 is x and y + 0 is y, and these are properties borrowed from the field property. So zero vector की existence verify हो गई। हर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए। तो भाई हमें पता है कि एक्स वाई अगर ऑर्डर पेयर आर स्क्वायर में है तो आर स्क्वायर में ये भी होता है, मगर हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। क्या वेरीफाई कर रहे हैं? कि वेक्टर और उसके नेगेटिव को ऐड करें तो जीरो वेक्टर आए। तो वेक्टर u एडेड टू नेगेटिव ऑफ u, इसका मतलब है एक्स वाई ऑर्डर पेयर एडेड टू ऑर्डर पेयर -x - y। और वेक्टर एडिशन हमें बताती है कि x एडेड टू -x, y एडेड टू -y। और फील्ड प्रॉपर्टी हमें बताती है कि x - x इज 0 एंड y - y इज 0। सो ये लास्ट स्टेप इसलिए मुमकिन हुआ कि -x and -y are additive inverses of x and y respectively in the set of real numbers, which is field. So we have verified that a vector and its negative added gives you zero vector, and from the other direction also. Commutative property, दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूं, यानी दो ऑर्डर पेयर्स को ऐड करूं, रिजल्ट इज x1 + x2, y1 + y2। इसका ऑर्डर मैं इसलिए चेंज कर सकता हूं और x2 + x1 लिख सकता हूं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव इन द फील्ड। तो फील्ड प्रॉपर्टीज की वजह से मैं वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स जो हैं वो वेरीफाई कर पाऊँ। तो x + 1 is x + x2 is x2 + x1,
y1 plus y2 is y2 plus y1. That is why the places of u and v have been interchanged. So u plus v is v plus u. So in this way, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई की जा सकती हैं. हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है कि अगर हम एक वेक्टर ले रहे हैं उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर का हर कंपोनेंट स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि खुद एक ऑर्डर पेयर है. इसका मतलब वो भी आर स्क्वायर का एलिमेंट. तो वेरीफाइड. फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और वेक्टर एडिशन. सेम आर्गुमेंट्स मैंने सारे आर्गुमेंट्स यहाँ लिखे हुए. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. द फाइल इज शेयर्ड. एडिटेड फाइल जो मैं इस दौरान कर रहा हूँ ये भी मैं शेयर कर दूँगा. V8 में 2 स्केलर्स लिए और एक वेक्टर लिया और अल्फा प्लस बीटा इंटू वेक्टर u इज अल्फा वेक्टर u प्लस बीटा वेक्टर u. सारे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ स्टेप्स, और स्टेप्स के साथ साथ यहाँ रीजंस. so you can verify that. स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड. तो u को मैं पहले बीटा से मल्टीप्लाई करूँ फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ. इट इज सेम एज पहले मैं अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर u से मल्टीप्लाई. द लास्ट एक्सियम 1 into u. It looks trivial but we will see that अगर कुछ थोड़ी सी मैं जिद्दत करूँ और किसी किस्म की वेरिएशन करूँ अपने आइडियाज़ में. What are my ideas? Let me look back again. Let me look the things again. वेक्टर स्पेस के लिए दो सेट चाहिए. एक सेट ऑफ वेक्टर चाहिए, एक सेट ऑफ स्केलर चाहिए. फिर वेक्टर एडिशन चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए. और उसके बाद फिर ये 10 axioms वेरीफाई होने चाहिए. So we have seen that all these axioms are verified for R square as a set of vector and R as a field, and we call that we say that R square is a vector space over the field of R, or it is also called real vector space. Whatever I have done for R square, I can repeat that for R cube using the usual addition of triplets, usual scalar multiplication of a triplet with a number. Not only R cube, R4, R5, Rn, n tuples का सेट जो है उस पर भी मैं सारी चीजें वेरीफाई कर सकता हूँ exactly in the same way, exactly in the same sequence of arguments. Of course, writing down all those things with n tuples will be lengthier as compared to कि जो मैंने ऊपर ये सब कुछ किया है. It is just आप खुद भी सोच रहे होंगे अभी. Right now, beginner हमेशा सोचता है कि यार ये क्या बोरियत है, क्या लंबा काम है. But you have to absorb the logic, and once you absorb the logic, it's not difficult for repeating this whole thing for R cube or R4 or Rn. Set of all real infinite sequences. ये भी वेक्टर स्पेस बनेंगी और सारे एक्सियम्स वेरीफाई किया सकते हैं under the operation of addition of two sequences and addition of two sequences again term by term. बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने A में वेक्टर एडिशन डिफाइन की थी. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सीक्वेंस मींस किसी सीक्वेंस को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है एक नंबर से मल्टीप्लाई कर हो जाएगी, जस्ट लाइक द स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी डिफाइन इन बी. जीरो वेक्टर. अगर मेरे पास एक सेट है जीरो वेक्टर विच इज अ सबसेट ऑफ Rn, यानी जीरो वेक्टर वो है जिसके अंदर n जीरोस का टपल है. सिर्फ ये एक एलिमेंट, चाहे R2 में हो, चाहे R3 में हो, चाहे Rn में, सिर्फ ये एक एलिमेंट जो है ये खुद भी वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम ट्रिवियल सब स्पेस कहते हैं. एक ट्रिवियल वेक्टर स्पेस कहते हैं. एक सब स्पेसेस पढ़ेंगे तो फिर हम इस ट्रिवियल सब स्पेसेस पे आएंगे और देखेंगे कि हर वेक्टर स्पेस की दो ट्रिवियल सब स्पेसेस होती हैं. एक यही होता है और एक और होता है. इसी तरह अगर मैं सेट ऑफ मैट्रिसेस ले लूँ, ऑल मैट्रिसेस ऑफ 2x2 ऑर्डर, और उन पर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन और यूजुअल मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो all the axioms will be satisfied in those
मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो या m/n ऑर्डर का हो। m/n ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस जो ऐड हो सकते हैं, लिहाजा मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये सेट भी वेक्टर स्पेस होगा। फंक्शन स्पेसेस, all real valued functions defined over the set of real numbers यानी -infinity to infinity is also a vector space over R under this function addition। दो फंक्शन को ऐड करने का मतलब है फंक्शन की वैल्यूज को ऐड करना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन का मतलब है किसी फंक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। So they can be in all these examples, all those properties or axioms V1 to V10 can be verified. Let us look at some special examples. Look what set I am considering. Set of vectors मैं consider कर रहा हूँ set of positive real numbers. So set of positive real numbers क्या है? पहली बात तो ये कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। दूसरी बात ये प्रॉपर्टी क्या है, कोई एलिमेंट आर पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं है, जीरो भी नहीं। फील्ड में ले रहा हूँ आर। लुक एट द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन की गई है। अगर मैं दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ यानी वेक्टर एडिशन डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट कैसे हासिल करूंगा, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हासिल करूंगा। आप कहेंगे ये क्या बात हुई। मैथमेटिशियंस कहते हैं हम किसी चीज़ को जिस तरह चाहें डिफाइन कर लें और डिफाइन करने के बाद देखें कि वो विद न्यू डेफिनेशन क्या हमारे एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं। अगर होते हैं तो फिर ये सेट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। जिस तरह मैंने वेक्टर एडिशन अनयूजुअली डिफाइन की है, इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अनयूजुअली डिफाइन कर रहा हूँ। एक स्केलर ले रहा हूँ के, एक वेक्टर यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर ले रहा हूँ, और जब मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के यू कंसीडर कर रहा हूँ तो इसका मतलब है यू पावर के। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 टाइम्स यू कर रहा हूँ तो दैट मीन्स यू पावर 3। आप कहेंगे ये कैसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मैथमेटिशियन कहेगा मेरी मर्जी, जैसे मर्जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करूँ। अच्छा जी, जरा V1 पे रखते हैं। जब तुम दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को ऐड करोगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। हेलो, व्हेन यू ऐड टू पॉजिटिव रियल नंबर्स तो उनका प्रोडक्ट जो है वो रियल नंबर होगा कि नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर होगा कि नहीं होगा सर। यस सर। इसका मतलब ये है कि पहला एक्सियम सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को ऐड करने का मतलब है उनको मल्टीप्लाई कर दें। अब एक पॉजिटिव रियल नंबर ये हो गया, एक पॉजिटिव रियल नंबर ये हो गया, इनको ऐड करने का मतलब है इनको मल्टीप्लाई कर दें। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है लिहाजा ब्रैकेट प्लेसेस इंटरचेंज कर दें एंड वी प्रोड्यूस u प्लस वी ब्रैकेट प्लस w। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस स्पेशल वेक्टर एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, जरा वन को चेक करें। सेट ऑफ रियल नंबर्स में से वन लिया, वन को u में ऐड किया। हमारा ऑपरेशन है, कहता है कि वन और u का प्रोडक्ट लो। क्या ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है? जी सर। u इंटू वन भी इसके बाद एक बड़े मजे की चीज लिखी हुई है। इस सेट में जीरो वेक्टर जो है वो वन है। लेट अस गो बैक एंड सी व्हाट इज दी थर्ड एक्सियम। थर्ड एक्सियम कहता है कि सेट ऑफ वेक्टर्स में एक जीरो वेक्टर होना चाहिए।
तो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट में 0 वेक्टर 0 0 था। और अब जो सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दी है विद न्यू बाइनरी ऑपरेशन, न्यू वेक्टर एडिशन, उसके तहत सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स में, सॉरी मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कि मैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर का ही 1 दे रहा हूँ। So 0 vector is 1. That is an interesting thing. That is a difference, huge difference. अच्छा भाई, किसी भी वेक्टर को लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स में, मेरे पास एक नेगेटिव ऑफ द रियल नंबर भी होना चाहिए सेट में, सच दैट के इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरा 0 वेक्टर आए। अच्छा भाई, जरा लेफ्ट हैंड साइड पर गौर तो करें। ये माइनस यू जो है, इनफैक्ट -1 इंटू यू है, -1 कमिंग फ्रॉम आर, यू कमिंग फ्रॉम आर प्लस। और मेरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या थी कि अगर मैं रियल नंबर को यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रिजल्ट है यू पावर, दैट मीन्स यू पावर -1। तो ये बना u पावर -1, और u पावर -1 का मतलब 1/u है। 1/u को और u को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या क्या आएगा? 1 आएगा। 1 जो है इस सेट ऑफ वेक्टर्स का 0 वेक्टर है। इसका मतलब u प्लस माइनस ऑफ u इज 1 और माइनस u इज इनफैक्ट दिस। दूसरे ऑर्डर में भी चाहो तो तब भी। So we have produced 0 vector. So we have got the additive inverses of the vectors which are special. Fifth, u plus v or v plus u. So that is no big deal. U into v and v into u are same. So commutative property भी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अभी अभी हमने देखा कि हमने डिफाइन किया है कि अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर को k से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट u रेज़ टू पावर k आना चाहिए। क्या ये पॉजिटिव है? क्या किसी पॉजिटिव रियल नंबर की कोई भी पावर लूं, चाहे पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 4 पावर 3 लूं या 4 पावर -3 लूं, ये पॉजिटिव रियल नंबर है ऑब्वियसली। व्हाट अबाउट दिस? ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है कि नहीं? पॉजिटिव सर। So k पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्केलर मल्टीपल k u becomes u raised to power k, and this is positive. So 6th axiom is also satisfied, and so on. 7th axiom, a scalar multiple of the sum of two vectors is the sum of the scalar multiples. So left hand side k into u plus v is defined as u into v, and scalar multiplication का मतलब है u v की पावर k। तो एक्सपोनेंशिएशन के रूल्स हैं u पावर k v पावर k। u पावर k, ये जो बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स वेक्टर एडिशन। u power k is ku and v power k is kv. Hence we get this property verified. इसी तरह बाकी सारी लास्ट प्रॉपर्टी, मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ कि आप खुद इस पर गौर आइएगा, थिंक कीजिएगा। 10th, 1 comes from the set of real numbers, u comes from the positive numbers, 1 into u should be u, लेकिन 1 into u हमारी करंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक u पावर 1 है, पॉजिटिव नंबर रेज़ टू पावर 1, और वो पॉजिटिव नंबर ही आता है, लिहाजा 10वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ R। याद रहे कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जो है ना, ये खुद फील्ड नहीं है, R फील्ड है, क्योंकि फील्ड को एडिटिव इन्वर्सेस चाहिए होते हैं। R पॉजिटिव में नेगेटिव नंबर उस तरह से नहीं है, और हमने जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है उसके तहत ये वेक्टर स्पेस बन रहा है, एंड दिस इज एन अनयूजुअल वेक्टर स्पेस।
मैथमेटिशियन इस तरह की बहुत हरकतें करते रहते हैं कि भाई उन्होंने दो सेट सेलेक्ट किए, जैसे अभी हमने R प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर का सेट और सेट ऑफ रियल नंबर। वो मैथमेटिशियन चाहता था कि यार 10 की 10 प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की एक्सियम जो है वेरीफाई हो। उसके लिए उसने खास किस्म के स्केलर मल्टीप्लिकेशन और खास किस्म की वेक्टर एडिशन डिफाइन की और सारे एक्सियम सेटिस्फाई हो गए। अब उसने R स्क्वायर लिया और हमने देखा है कि R स्क्वायर यूजुअल वेक्टर एडिशन और एडिशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर स्पेस बना था। हमने सारे एक्सियम सेटिस्फाई किए थे, वेरीफाई किए थे। लेकिन अब हम क्लेम कर रहे हैं कि आर स्क्वायर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर आर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी? भाई यू प्लस वी जो है वो तो यूजुअल है। यू प्लस वी मीन्स सम ऑफ u1 u2 v1 v2 दो ऑर्डर पेयर्स, ये तो यूजुअल है। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम घपला कर दिया कि किसी वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, यानी ऑर्डर पेयर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस ऑर्डर पेयर को, तो नंबर पहले से तो मल्टीप्लाई हो लेकिन दूसरा जीरो हो जाए। अब ये यूजुअल वेक्टर एडिशन है, ये अनयूजुअल है। अब आप चाहें तो शुरू हो जाए V1 से लेके V10 तक सेटिस्फाई करने, वेरीफाई करने के लिए। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं आपको डायरेक्टली कि A10 जो है फेल, आखिरी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। वन रियल नंबर से लिया, एक ऑर्डर पेयर कंसिडर किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिया 1 इंटू U1 एंड U2। इस अनयूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट आएगा 1 मल्टीप्लाइड टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट बिकम 0, जो कि U के बराबर नहीं। जबकि 10th प्रॉपर्टी कहती है कि 1 इंटू एनी वेक्टर शुड बी दैट वेक्टर। दैट इज वाई R square is not a vector space over R with respect to these vector addition and scalar multiplication। तो यहाँ तक आज हमारी जो डिस्कशन हुई है वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, बट एज वी मूव इनटू दिस चैप्टर एब्स्ट्रैक्टनेस जो है वो थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। ये थ्योरम 4.1.1 आपकी किताब की जो है, इसमें जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन चारों को मैंने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। आपकी किताब में चारों के प्रूफ नहीं है, लेकिन ज़रा आप ये देखिएगा खुद से। Exercise 4.1, I want you to go through all questions 1 to 27. But not before reading this article, going through my notes, listening to my lecture. If you are online, listen it to the lecture again and then attend these questions. और मैंने इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन शुरू के सेलेक्ट किए हैं, नहीं ज़्यादा किए हैं, स्पेस छोड़ी हुई है कि मैं इनमें से कुछ सवाल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिफोर आई मेक यू आई डू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, आप एक दफ़ा ऑनलाइन हैं तब भी इस लेक्चर को दोबारा सुनें, एक दफ़ा किताब में आर्टिकल जो है 4.1 इसको दोबारा पढ़ें। मेरा जो ये फाइल है जनरल वेक्टर स्पेस, वन जनरल वेक्टर स्पेस के नाम से मैंने शेयर की है LMS पे, इसको देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। हमारे पास कितने दिन है नेक्स्ट लेक्चर से पहले? मैं नेक्स्ट लेक्चर ड्यूरिंग वीक ट्यूसडे या थर्सडे रखूँगा आफ्टर 7। जिनमें से आप में से जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस वक्त ज्वाइन कर लीजिए, मैं अनाउंस कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड देन आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। एंड लेट मी move on to the next topic.
I know my speed has increased rapidly while going through chapter 3, and in chapter 4 मैं full throttle 5th gear में जा रहा हूँ. Pretty soon you will be feeling a bit lightly. मुझे पता है इस वक्त जितने लोग बैठे हैं, interestingly for the last 2-3 classes 35-36 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में. ये नंबर जब बढ़ता है जब मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में क्विज ले लूँ. तो अब मेरा इस तरह की कोई स्टडी देने का प्रोग्राम नहीं है, किसी वक्त भी क्विज ले लूँगा. सब स्पेस. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड हमारी जो एब्स्ट्रैक्शन है आइडियाज की थोड़ी सी कम होती चली जाएगी, एंड वी विल बी कमिंग टू थिंग्स विच विल बिकम ईजियर. हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V ओवर सम फील्ड F. अगर वेक्टर स्पेस V का हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट W है और W भी वेक्टर स्पेस हो उसी फील्ड पर, तो हम W को कहते हैं कि वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है. अच्छा, एग्जाम्पल्स, सम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स. अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस R3 है अंडर, अच्छा जब भी मैं लिख देता हूँ R3 इज वेक्टर स्पेस ओवर R विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अगर मैंने ये नहीं भी लिखा यूजुअल वेक्टर एडिशन, इसका मतलब होगा यूजुअल. जब तक कि अनयूजुअल नहीं आए और मैं उनको स्पेसिफाई नहीं करूँ, उस वक्त तक हम यूजुअल वेक्टर स्पेस, यूजुअल वेक्टर एडिशन, यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं. अब मैं R3 के कुछ सबसेट्स ले रहा हूँ यहाँ पे. V1 ऑर्डर ट्रिपलेट्स का सेट है ऐसा कि जिनमें हम हर ऑर्डर ट्रिपलेट में Z0 है. Z0 होने का मतलब ये कि आई एम टॉकिंग अबाउट XY प्लेन. दूसरी एग्जांपल जिसमें Y0 है, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट XZ प्लेन. तीसरी एग्जांपल जिसमें X0 है, इसका मतलब YZ प्लेन. These are all examples of subspaces of R3. XY प्लेन भी सब स्पेस है R3 का, XZ प्लेन भी सब स्पेस है R3 का, एंड सो ऑन. चौथे में लिख रहा हूँ एनी प्लेन थ्रू ओरिजिन, यानी एक प्लेन की इक्वेशन ax plus by plus cz is equal to 0 और वेक्टर इक्वेशन r is equal to t1 v1 plus t2 v2. आई होप यू रिमेंबर कि v1 v2 जो है ये वेक्टर्स अलोंग द प्लेन है और ये वेक्टर इक्वेशन है प्लेन. नॉर्मल इक्वेशन प्लेन की ये है, लेकिन इस जीरो की वजह से ये प्लेन, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. और इस वेक्टर इक्वेशन में चूंकि r0 नहीं है, यानी r0 0 है, इसका मतलब है ये प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये भी सब स्पेस है R3 की. They are all subspaces of R3 with respect to usual vector addition and scalar multiplication. अगली एग्जांपल लिखी हुई छोटी सी, a line in R3, ये R3 है. A line in R2 या R3, लेकिन क्योंकि हम R3 की बात कर रहे हैं तो लाइन थ्रू in R3 थ्रू ओरिजिन, जिसकी वेक्टर इक्वेशन R is equal to TV है. V is a vector along the line. ये भी सब स्पेस है R3 की. यहां मैंने लिखा हुआ है R3 has two trivial subspaces. एक R3 खुद, क्योंकि R3 खुद अपना सबसेट भी है, और एक और ट्रिवियल सब स्पेस जिसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है. ये ट्रिवियल सब स्पेसेस कहलाते हैं. अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं जो क्लेम कर रहा हूँ या मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ ये सब स्पेसेस हैं R3 की, तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने का एक तरीका तो ये है कि सब स्पेस को कहा जा रहा है क्योंकि वो खुद भी वेक्टर स्पेस हो. तो इन सब पे यूजुअल वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगा के देखें और 10 के 10 एक्सचेंज वेरीफाई करें. लेकिन मैं आपको इस अननेसेसरी एक्सरसाइज नहीं डालना चाहता. मैं आपको कुछ खास चीज़ें नोट कराना चाहता हूँ.
पहला नोड, इन सारी सब स्पेसिस में एक कॉमन वेक्टर। कैन यू सी दैट 0 0 0 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस स्पेस? एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर्स है ना, तो 0 0 भी हो सकते हैं। तो V1 में भी 0 0 0 है, V2 में भी 0 0 0 है, V3 में भी 0 0 0 है, एंड प्लेन थ्रू ओरिजिन, तो जाहिर है इस प्लेन पे भी 0 0 0 है। अ लाइन थ्रू ओरिजिन, ये लाइन भी ओरिजिन से गुजर रही है, तो इसमें भी 0 0 है। तो एक तो ये चीज नोट करना चाहता हूं कि सब स्पेस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके अंदर जो अब्बा वेक्टर स्पेस है, जिसकी सब स्पेस हम कंसीडर कर रहे हैं, उसका जीरो वेक्टर हर सब स्पेस में होना चाहिए। बगैर जीरो वेक्टर के सब स्पेस नहीं हो सकती। दो जुमलों में बात मैंने लिखी है, एक ही बात लिखी है। If W is a subspace of V, then W must contain the zero vector. इस स्टेटमेंट का कन्वर्स जरूरी नहीं है कि वेक्टर स्पेस हो। यानी अगर एक सेट सबसेट है R3 का जिसमें 0 0 0 है, तो जरूरी नहीं है कि वो R3 की सब स्पेस भी हो। You know this geometry? मैं एक सेट डिफाइन करूं W, जिसमें ट्रिपलेट्स जो हैं वो ऐसे हों, जीरो या पॉजिटिव। तो इसमें जीरो तो है ना, जीरो के अलावा कौन से पॉइंट है फर्स्ट ऑक्टेंट में, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। फर्स्ट ऑक्टेंट में जितने वेक्टर्स हैं, क्या उनका नेगेटिव जो है वो W में है? यूजुअल, अंडर यूजुअल वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस सेट कंटेन्स द जीरो वेक्टर। बट क्या किसी वेक्टर एक्स वाई जी का माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी इसमें है? हाँ भाई, सो रहे हो या समझ में नहीं आ रहा? सर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। मैंने कहा कि अगर W सब स्पेस है तो W सब स्पेस के अंदर जीरो वेक्टर होना जरूरी है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर किसी सबसेट के अंदर जीरो वेक्टर है तो जरूरी नहीं है कि सब स्पेस बने। सब स्पेस बनने के लिए उसको खुद वेक्टर स्पेस होना चाहिए, और वेक्टर स्पेस होने के लिए उसको वेक्टर स्पेस के सारे एक्सियम सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अब मैंने ये एक एग्जांपल लिखी ऐसे सबसेट की, R3 का ये एक ऐसा सबसेट है जिसमें एक्स वाई जी जीरो या पॉजिटिव है। इस सेट के को वेक्टर स्पेस होने के लिए हर वेक्टर का नेगेटिव भी चाहिए। एक एक्सियम था जिसमें हमने कहा था कि अगर U वेक्टर है हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स का, तो उसका नेगेटिव जो है वो भी इस सेट में होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये इस सेट में है ना, क्योंकि जी इस सेट सर। के एक्स वाई जी। अब बताओ हो सक -1 -2 -3 है इस सेट में? नहीं सर। क्यों? इसलिए कि हमने यहाँ पे स्टेट किया हुआ है कि
यहाँ पे सिर्फ वो ट्रिपलेट अलाउड हैं जिनमें एक्स वाई जी पॉजिटिव हो, तो इसके लिए तो है, मगर ये नहीं है। जब ये नहीं है, यानी कि एक वेक्टर का नेगेटिव नहीं है, तो ये सब सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। जब ये वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता तो ये सब स्पेस भी नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ और लेट मी शेयर समथिंग एल्स। सर कि कहिए। वैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का प्रीरेक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का प्रीरेक जो है वो लीनियर अलजेब्रा है। ओके ठीक है। डर गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, ये लेना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सर अभी एलए हो जाए फिर उसके बाद देखेंगे। मतलब तुम सीएस के स्टूडेंट हो या ईएम के? ईएम के सर। ईएम के, तब तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करना ही पड़ेगा, या ऑप्शनल हो गया है? नहीं सर मेरा वो वो होगा। सॉफ्ट वाला है अच्छा, हाँ भाई, तो हम ये बगैर कह रहे एब्स्ट्रैक्ट। हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जब भी मैंने एग्जाम्पल डिस्कस की, तो मैं कोई भी सेट कंसीडर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी सेट लिया था, now this is a subset of R3, no issue। अब मैं कोई वेक्टर लूं इसका, जिसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी। नाउ दिस बिलोंग्स टू W इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है। अच्छा, मेरा यूजुअल नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर का नेगेटिव ये, मैं ये कह रहा था कि दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव या जीरो है तो ये नेगेटिव या जीरो होगा, बी पॉजिटिव या जीरो है तो माइनस बी जीरो या नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन। सो दैट मैं कहता हूँ इन जनरल दिस डज नॉट बिलोंग। दिस मीन्स वो एक्सियम, इफ यू बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस minus if u belongs to vector space fails। इसका मतलब है कि W fails to be a vector space। किसी भी सबसेट को R³ की सब स्पेस होने के लिए जरूरी है कि वो सबसेट हो यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा ये कि W खुद भी should be a vector space itself। in order to be a subspace। Let us consider another। This is also a subset of R³। अब मैं इसके दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ,
say A11 B11, ये W में है, ये भी W में है। अच्छा भी तो W के एलिमेंट्स किस तरह के हैं कि पहला ट्रिपलेट में पहला नंबर जो है वो तो कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन दूसरा और तीसरा फिक्स है 1 1, तो ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है। अच्छा, व्हाट अबाउट U प्लस V? जब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? सर A plus B 2 2 A plus B 2 2 2. Is it an element of this set W? No sir. This does not belongs to W. यानी W के दो एलिमेंट्स को ऐड किया तो वो W का एलिमेंट नहीं आया, क्या W वेक्टर स्पेस हुआ? No sir. W is not a vector space. इसका मतलब है W is not a subspace of R3. Get it? Okay. Let me consider another example. क्योंकि ट्रिपलेट्स का सेट है तो R3 का सबसेट है, ठीक है। अब इसमें एक वेक्टर लेता हूं मैं U1 A C A प्लस C, और एक वेक्टर लेता हूं मैं U, ये सबस्क्रिप्ट नहीं है, ये वेक्टर है U, ये वेक्टर V, जिसका पहला एलिमेंट B, पहला ट्रिपलेट ये D, और बीच वाला पहले और तीसरे का सम। हाँ भाई, ये भी एलिमेंट है W का, ये भी एलिमेंट है W का। व्हाट अबाउट U प्लस V? इनको तो आप ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? पहला एलिमेंट क्या होगा? Sir, A plus B A प्लस B। तीसरा एलिमेंट क्या होगा? C plus D दूसरा एलिमेंट क्या होगा? A plus B plus C D A प्लस B E plus C plus प्लस D. C प्लस D। plus अब बताओ ये W का एलिमेंट है? No sir. Yes, sir. W के एलिमेंट्स क्या हैं? पहले और तीसरे का सम जो है वो दूसरा एलिमेंट है। जी सर। सो दिस मीन्स एक और प्रॉपर्टी भी है जो सेटिस्फाई करेगा ये। हम इसको इसी जगह कह रहे हैं कि W इज अ सब स्पेस। ये फाइनलाइज करने से पहले हमें एक और प्रॉपर्टी भी चेक करनी होती है जो कि यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। मैं बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है, और वो ये कि अल्फा टाइम्स A प्लस C इसका है मल्टीप्लिकेशन की, तो ये होगा अल्फा A कॉमा कॉमा अल्फा C और बीच में अल्फा A प्लस अल्फा C। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू W, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी के पहले और तीसरे का सम जो है वो दूसरा एलिमेंट है। सो दिस इज सब स्पेस ऑफ R3। ये दो प्रॉपर्टीज हैं U प्लस V, और यानी वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं हम। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं यानी W, दिस मीन्स W is closed
with respect to vector addition, और ये प्रॉपर्टी कहती है W is closed with respect to स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो जो सबसेट हमने लिया है R3 का वो वेक्टर सब स्पेस है, राइट? So I have slowed down and considered more examples. यही दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे थ्योरम 4.2.1 के लिए लिखी हैं कि अगर W एक if W is a subspace of a vector space V, तो दो प्रॉपर्टीज हम कहेंगे कि W के कोई दो वेक्टर लूं तो उनका सम भी W में आए और W का कोई स्केलर मल्टीपल लूं तो वो भी W में आए। तो या तो हम ये दो प्रॉपर्टीज चेक करते हैं या ये एक प्रॉपर्टी डायरेक्टली, यानी दो वेक्टर लिए उनको दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर बनाया और देखा कि वो W में है कि नहीं। और ये एक मजेदार, मैं आपको इसका प्रूफ जो है वो एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। कब कीजिएगा ये एक्सरसाइज? जब आप 4.1 को अच्छी तरह से पढ़ चुके हों, वहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हों, देन यू आर। क्योंकि आज काफ़ी गाढ़ी बातें हो चुकी हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सब स्पेसेस का जिक्र किया हुआ है। एक ऐसा सबसेट जिसमें ट्रिपलेट्स हैं, कैसे ट्रिपलेट्स हैं कि जिनका सम 3 हो। अब ये एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है और ये प्लेन की इक्वेशन 0 से पास नहीं कर रही, नॉट पासिंग थ्रू ए रीजन, क्योंकि 0 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो सबसेट में 0 वेक्टर नहीं है, इट इज़ नॉट अ सब स्पेस, क्योंकि मैं आपको एक कंडीशन बता चुका कि किसी भी सबसेट के लिए ज़रूरी है कि 0 वेक्टर हो। जैसे यहाँ पे हम देखें, क्या इसमें 0 वेक्टर है? X and Z can be any number from set of real numbers. तो 0 0 हो सकता है, तो 0 plus 0. So this contains 0 0 0. तो जो भी वेक्टर सब स्पेस जो है, अगर सब स्पेस है तो उसमें 0 वेक्टर तो होना ही होना है, अदरवाइज वो सब स्पेस नहीं हो सकता। ये मैंने R2 की एग्जांपल ली, ये लाइन है जो कि ओरिजिन से नहीं गुजर रही, ये भी सब स्पेस नहीं हो सकता। R2 की एक और एग्जांपल ली जिसमें X भी पॉजिटिव Y भी पॉजिटिव, यानी ये डार्क ब्लू रीजन, इसमें ओरिजिन नहीं है, इसमें वेक्टर्स के कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, उनके नेगेटिव नहीं हैं। So I terminate my discussion here today and I will announce my next lecture, which is replacement lecture। उधार है मेरा बाकी, उसमें मैं कुछ हल्की हल्की बातें, कुछ थोड़ी सी भारी भारी और कुछ फिर हल्की हल्की बातें, एंड विल कम टू दैट पार्ट जिसका के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम होगी। आज की और येस्टरडे की डिस्कशन जो थी वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, you may be tested for each and everything, but of course there are many other things जो कि एग्जाम के लिए। मुनीम कुछ कह रहे हो? रिप्लेसमेंट क्लास पे चैप्टर 3 का थोड़ा ओवरव्यू दे सकते हैं, मतलब समरी टाइप? समरी टाइप यार, मेरा बस ये अगला 3-4 दिन जो है ना, यानी बुध तक मैं बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हूँ। होपफुली उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा एंड आई विल इंशाल्लाह कंडक्ट मोर सेशंस फॉर रिवीजन एज वेल एज एनी टाइम दैट वी लॉस्ट उसको कवर करने के लिए। विद दैट आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड।